ऋग्वेद को समझना हो तो सिर्फ संस्कृत जान लेने से आप ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं, जो श्लोक है, उनको नहीं समझा जा सकता है, आप नहीं समझ सकते। ये मैं नहीं कह रहा, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है ये उनका कहना है। उनका ये भी कहना है कि ऋग्वेद को समझने के लिए संस्कृत के साथ साथ आपको अंगिका भी आनी चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि ऋग्वेद में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो सिर्फ संस्कृत नहीं है बल्कि अंगिका भी है। और जब तक आप अंगिका को नहीं जानेंगे तब तक आप ऋग्वेद में लिखे हुए बातों का सही अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। इनका कहना है कि लोग अंगिका को भूल चुके हैं और यही एक वजह है कि ऋग्वेद में जो लिखे हुए श्लोक हैं उसके अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। आइए हम इनसे मुखातिब होते हैं और भी कुछ जानते हैं आखिर क्या कहना है इनका। हालांकि ये एक समाजशास्त्री हैं और शोध करते हैं, ये कई ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने किया है और इन सब से जो इन्होंने निचोड़ निकाला है वो हमारे साथ आज ये साझा करने वाले हैं। ये कहते हैं कि इतिहास महाभारत और रामायण से शुरू हुआ है। रामायण तो ऋग्वेद से शुरू हुआ, ये इतिहास, भारत का इतिहास ऋग्वेद से शुरू हुआ है। इस बात को कोई कहता ही नहीं है। ऋग्वेद बहुत महान है, सब कुछ है, लेकिन इतिहास नहीं बताएगा उसमें, इतिहास छुपा हुआ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, उसने बर्बाद कर दिया है, अर्थ को अनर्थ बता दिया है। संस्कृत जो है और अंग्रेजी जो है ये प्राकृत भाषा नहीं है, ये कृत्रिम भाषा है, उपजाया गया हुआ है, निहित स्वार्थ में उपजाया गया भाषा है। ऋग्वेद को वही समझ सकता है जो हमारी पूर्णिया के रुपौली को भाषा को समझेगा और पहाड़ के रुपौली के भाषा को समझेगा, वही ऋग्वेद को बता सकता है सच्चा अर्थ। पूर्णिया की भाषा की बात कर रहे हैं आप, रुपौली की भाषा? जी, अंगिका। अंगिका जी, जो अंगिका को समझेगा वो ऋग्वेद को समझेगा। यहाँ की भाषा और वहाँ की भाषा दोनों को समझना पड़ेगा। ऋग्वेद में यहाँ से वहाँ उठा करके मैं चुनौती देता हूँ किसी भी संस्कृत के विद्वान को कि ऋग्वेद में हमको तम का अर्थ वहाँ के सूक्तों के अनुसार अंधकार बता। लेकिन कहा तो जाता है कि संस्कृत प्राचीन भाषा है। कौन सा दलित कहते हैं जो अपने खाना बनाते समय एक चुटकी भोजन का हिस्सा चूल्हे के अंदर नहीं फेंकता है? बिल्कुल फेंकता है। वो सनातनी है। वो आर्य है जो कट्टा तक्का खचक बना करके खा के चंडाल की तरह वो रहता है, वो अनार्य। वो ये सब अग्नि की पूजा कर रहा है। वो ये पंडितों की जरूरत नहीं है हमें पूजा करने के लिए, ये तो बनाया गया है। मैं शोध करता हूँ और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एजुकेशन शोध कर रहा हूँ और संयोग से या कहिए देव संयोग से मध्य हिमालय में उस जगह पर हम रिसर्च करने पहुँच गए जहाँ बहुत पुरानी इतिहास है और जहाँ का इतिहास ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है। उसी कड़ी में मैं अपने शोध में से एक कड़ी उठा करके यहाँ रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि काफ़ी लोगों का भ्रम टूटे, जो कि ऐतिहासिक कालक्रम में दुनिया के द्वारा फैलाई गई है, और रुपौली की जनता में अपना सम्मान जागे, आत्मगौरव जागे, ताकि वो भविष्य का निर्धारण अच्छी तरह कर सकें और एक आत्मविश्वास के साथ कर सकें। इसलिए मैं इस उपचुनाव के माध्यम से इनमें ये अपना एक छोटा सा प्रस्तुति कर रहा हूँ, जबकि ये पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है मेरे शोध का विषय। लेकिन यहाँ रुपौली क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ है उसको मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। जी जरूर। तो पहला चीज़ है कि रुपौली का अर्थ क्या है, रुपौली शब्द आया क्या, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, कहाँ से निकला ये। आप संस्कृत के शब्द को उसमें ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा आपको, किसी लोग को पता नहीं होगा।
लेकिन मुझे पता है कि मध्य हिमालय में वहाँ के लोग रुपोली शब्द का उच्चारण करते हैं। मध्य हिमालय में जी के लोग। जी। और उस जगह के लोग अभी इन लोगों को गा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कौन सी जगह है जहाँ मेरा सोच कहता है कि जहाँ आर्य सभ्यता का उदय हुआ और वहाँ से पूरी दुनिया में फैला। अगर सन ईस्वी की बात करें तो आप रुपौली की जो बात कर रहे हैं, मध्य हिमालय के लोग इस शब्द का प्रयोग करते थे, ये कब की बात होगी लगभग? ये रुपौली शब्द का जो उद्भव हुआ है, ये मेरे आकलन के अनुसार करीब 12-13 हजार साल पहले का ये शब्द का उत्पत्ति है। उससे भी पहले का, पीछे का तो नहीं कह तो सकते। आप सिंधु सभ्यता से भी पहले की बात? जी जी जी। सिंधु सभ्यता तो बहुत बाद की है। हाँ। और ये जो कहानी कही गई है कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए और यहाँ लोगों को खदेड़ दिए और यहाँ जो दरवीर और छोटी जाति के आदिवासी थे उनको खदेड़ के भगा दिए, ये सब एक कपोल कल्पना पर आधारित थ्योरी है। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लेकिन इतिहासकार कह रहे हैं। जी। लेकिन ये तो इतिहासकार कह रहे हैं। जी, इतिहासकार कह रहे हैं, लेकिन ये पाश्चात्य इतिहासकार के थ्योरी पर बनाया हुआ चीज़ है जो भारत को विभाजित करना चाहते हैं। भारत के इतिहास को उन्होंने देखा अब, लेकिन वो अपने इतिहास को अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए इतिहास को अपने हिसाब से जांच रहे हैं। तो सत्य क्या है? सत्य है कि आर्य सभ्यता का जन्म भारत में हुआ है और उस स्थान पे हुआ है जिसका नाम हम रुपौली कह रहे हैं। ये रुपौली यहाँ पूर्णिया का रुपौली है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रुपौली क्यों ऐतिहासिक है जी। और मैं ये भी मेरा विश्वास है कि रुपौली इतिहास रचेगा। ये भी मैं दोनों बात कह रहा हूँ। मैंने आपके पत्रकारों से ही वहाँ विधानसभा में कवर करते हुए देखा कि इतिहास निर्माण होगा, इतिहास रचेगा, इतिहास बदल देगा। तो उनको पता नहीं कि रुपौली का इतिहास तो अपने आप में बहुत पुराना है कि जो गीत वहाँ के इतिहास को लेके युगों युगों से गाया जाता रहा है। लोग उसको सुने और खुद देखें कि रुपौली वहाँ क्या था और ये रुपौली क्या है और यहाँ कौन लोग हैं। आप गंगोटा कहते हैं ना, क्या कहते हैं? छोटा जाट है, दलित है। ये आर्य सभ्यता का पहला प्रसरण है इधर से। राजपूत ब्राह्मण तो बाद में आए जी, जिसको आप आर्य का निशानी बना के राजपूत ब्राह्मण कहते हैं कि ये प्रथम आर्य हैं, सेंट्रल एशिया से आए। ये सब यहीं के ऊपर है, इसी धरती को। भाषा इसका प्रभाव है, हम यही साबित करेंगे। और भी कई चीज़ हैं लेकिन यहाँ उतना अवसर नहीं है। एकमात्र भाषा, स्थान के नाम, लोगों के नाम, उनका चरित्र बता करके हम आपको समझा देंगे एक हल्के से। कोई आप रिसर्च तो करने जा नहीं है न, यहाँ के लोगों को मैं अपने रिसर्च के ज्ञान से बोझिल करूँ। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ के लोगों में जो छोटे छोटे दबे हुए महसूस करते हैं, अपने आप को दलित कहते हैं, लोग समझाते हैं कि तुम दलित है, तुम पिछड़ा हुआ है। ये पिछड़े हुए लोग नहीं थे, इनको बनाया गया है। इनको तो दबाया गया बाद में। दबाया गया कि नहीं, ये बनाया गया, रचित है। अपने आप में इनमें अभी भी वो चीज़ है जिसको हम उजागर करेंगे कि इनमें क्या चीज़ पुराना है जो अभी भी ये छुपाए हुए हैं। चलिए पढ़िए और सुनिए यहाँ और ध्यान से पढ़िए, ऐसे नहीं समझ रहे हैं। आप रुपौली तो समझ रहे हैं, रुपौली कह रहा है जी। ये कह रहा है रूप पर्वतों की बातों। रूप जो है वो पर्वत के रास्ते में, बात मतलब रास्ता बटोर।
जैसे बटोही बना है। रूप पर्वतों की बाटो भेड़ाए के रूपोली। भेड़ाए का मतलब ये कह रहा है कि वहाँ भेड़ को छोड़ दो चढ़ने के लिए। रूप मलारी के देशों, रूप मलारी का देश है, दिखाई दे रूपोली। मलारी का क्या हाँ, ये है। ये गीत दरअसल युवा प्रेमी युगल का गीत है, जिसमें गजू है और मलारी। तो गजू एक भेड़ाल है जो यमुना किनारे 50-60 किलोमीटर दूर वहाँ से चल के अपनी भेड़ को चराते चराते इस रूप देश में पहुँचता है। और रूप देश है जहाँ की मलारी का घर है, उसकी प्रेमिका का। तो वही यहाँ कह रहा है कि ये रूप है कहाँ? पर्वतों की बातों, पर्वत के रास्ते में है। तो वहाँ एक जगह है जिसको कहते हैं फतेह पर्वत। तो उसके वही रास्ते में रूप देश। अब जो है कि आप ये हमसे कहेंगे कि ये है कहाँ, ये फतेह पर्वत कहाँ है? ये उत्तर काशी जिला, जो उत्तराखंड का एक सबसे पश्चिमी जिला है, हिमाचल से सटा हुआ, वहीं है रूप पर्वत। ये फतेह पर्वत है, आज भी फतेह पर्वत कहते हैं। वहाँ आज भी रूपिन सुपिन नाम की 2 नदी है, और दोनों नदी आके मिलने के बाद तौस नदी बनती है, जिसको तमसा कहा जाता है। तौस नदी, वो हमारे लोकल में उसको तौस कहते हैं, और तमसा भी कहा जाता है। संस्कृत में नाम इसका तम भी है, ऋग्वेद में तम का उल्लेख है। और मेरे शोध के अनुसार यही सरस्वती नदी है। तमसा नदी को ही सरस्वती नदी पहाड़ी भाग में जितना हुआ है, जितना दूर तक पहाड़ी भाग में नदी है, उसको तमसा कहते हैं, और वही सरस्वती नदी था। और वही नदी आके अभी कालसी में मिलती है। ये देहरादून के ऊपर डाक पत्थर है, हरबटपुर से ऊपर कालसी में मिलती है, और वहाँ से यमुना नदी में मिल के प्रयागराज आती है। तो वो जो कहते हैं कि सरस्वती नदी जो है गुप्त रूप से यहाँ के प्रयाग में मिलती है, तो वो वही उल्लेख हो रहा है। ये गुप्त नहीं है, वो यमुना में वही मिल जाती है, ये कहीं और से नहीं, वही तमसा नदी है। और उसी का नाम सरस्वती नदी था नीचे। तो आप कह रहे हैं ये तमसा नदी, और किस पर्वत की नाम? फतेह पर्वत। फतेह पर्वत। तो फिर ये जो पूर्णिया का जो रुपौली है, यहाँ फिर ये रुपौली कैसे हो गया? यही है आर्य सभ्यता का उदय और इसका प्रसार। थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों। मतलब ये है कि ये नदी, सरस्वती नदी के उद्गम पर ही आर्य सभ्यता का उदय हुआ है। संस्कृति, भाषा, सबसे पहले सभ्यता का निशानी होता है भाषा। जो भाषा हम, आप या पूरी दुनिया बोल रही है, उसका पूरे दुनिया का भाषा का स्रोत वहाँ से निकलता है। जब हम आर्य संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं, तो वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, तो फिर लोगों के जहन में तो बात वो साफ तौर पे आएगी, जो इतिहासकारों ने कहा है कि मध्य एशिया से, यूरेशिया से कुछ लोग आए थे और यहाँ पे अपनी एक संस्कृति सभ्यता को विस्तारित करने लगे। तो और कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो आर्य यहाँ के जो आज के दलित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको निम्न स्तर का जीवन जीने को मजबूर कर दिया गया, तो वो भी आर्य ही थे। और जो संस्कृति सभ्यता का उद्भव हुआ, जो विकास हुआ सभ्यता का, उनमें इन लोगों का हाथ है। तो ये जब आप कह रहे हैं कि आर्य नहीं, एक बात सुनिए आप जी, हमारा इतिहास किसने लिखा? पाश्चात्य इतिहासकारों की नहीं, हमारा इतिहास लिखा पनियों ने। जी, आप रामायण, महाभारत, पुराण सब उठा के देख लीजिए। ये एक संस्कृति का भाग है हमारा। ये कहते हैं कि इतिहास महाभारत और रामायण से शुरू हुआ है। रामायण तो ऋग्वेद से शुरू हुआ, ये इतिहास, भारत का इतिहास ऋग्वेद से शुरू हुआ है। इस बात को कोई कहता नहीं है। ऋग्वेद बहुत महान है, सब कुछ है, लेकिन इतिहास नहीं बताएगा उसमें। इतिहास छुपा हुआ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, उसने बर्बाद कर दिया है, अर्थ को अनर्थ बता दिया है। संस्कृत जो है और अंग्रेजी जो है, ये प्राकृत भाषा नहीं है, ये
कृत्रिम भाषा है, उपजाया गया हुआ है, निहित स्वार्थ में उपजाया गया भाषा है। ऋग्वेद को वही समझ सकता है जो हमारी पूर्णिया के रुपौली को भाषा को समझेगा, और पहाड़ के रुपौली के भाषा को समझेगा, वही ऋग्वेद को बता सकता है सच्चा अर्थ। जी, पूर्णिया की भाषा की बात कर रहे हैं आप, रुपौली की भाषा जी, की? अंगिका। अंगिका। जी, जो अंगिका को समझेगा वो ऋग्वेद को समझेगा। यहाँ की भाषा और वहाँ की भाषा दोनों को दोनों को समझना पड़ेगा, तब जाकर ऋग्वेद आपको बताते हैं। जी। ऋग्वेद में एक शब्द है उद, कहीं डिक्शनरी में खोज लीजिए आपको नहीं मिलेगा, संस्कृत के डिक्शनरी में खोज लीजिए नहीं मिलेगा। हमारी अंगिका भाषा में हम बोलते हैं उधिया गिले दूध, दूध उधिया गिलोटा। उधियाना कहाँ से आया? उद से उधियाना हो। उद शब्द जो है ये अंगिका शब्द है। जी, हम बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, नहीं पहचानते हैं कहाँ से आया कैसे आया, लेकिन ये वहाँ की भाषा है। तो ऋग्वेद का जो अर्थ लोग लगाते हैं ऋग्वेद में, बिल्कुल गलत, वो अनर्थ कर दे रहा है। अर्थ का अनर्थ है। सरस्वती नदी को अंधकार में बताते हैं, तमसा का अर्थ अंधकार, तम का मतलब अंधकार, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बताते हैं। इसका अर्थ है तमसा से ज्योति निकली, तमसा नदी से। जी, ये तमसा नदी वहाँ कहा जा रहा है कि तमसा नदी से ज्योति प्रकाश निकली, दुनिया में फैली। ये कह रहे हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर। मतलब तमसा नदी के आसपास से जो सभ्यताएं, जो हमारी सभ्यता है जो फैली। सरस्वती नदी मेन तमसा, और नीचे वहाँ गुजरात और लोथल से लेके अभी यहाँ क्या कहते हैं सिंध नदी में जाके मिली, अब तो विलुप्त हो गई है ना। नहीं, जैसे हम अगर चलें, क्योंकि जब हम इतिहासकारों की बात को समझें माने, हालांकि हम लोग इतिहास जो पढ़े हैं तो लोगों के जहन में तो वही बात है जो हम आज तक हमें पढ़ाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश होता है, और फिर आर्य कहा जाता है कि बाहर से आए हुए लोग हैं, और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अभी दो राय है। कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति भी है कि आर्य यहीं के हैं, और इतिहासकारों ने कहा कि आर्य बाहर से आए, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, और फिर वैदिक युग का आरंभ होता है। तो ये जो ऋग्वेद वगैरह की रचनाएं हुई, तो ये किस काल में हुई होगी? क्या लगता है कि सिंधु सभ्यता से पहले की रचना है या फिर बात किया है? पहले की रचना है। पहले की? किस तथ्य पे इस बात को? ये ऋग्वेद जो है आप जो देख रहे हैं जी, ये एक उत्कृष्ट भाषा है। पहाड़ों में जहाँ संस्कृति पैदा हुई वहाँ लोगों में गीत गाने की परंपरा है, वो अपने इतिहास को गीतों में दोहराते हैं, मुख्य इतिहास को, कि वहाँ की जो गीतों से है उसी की भाषा से ऋग्वेद के श्लोकों के सूक्तों की रचना वहाँ के ऋषि मुनियों ने की, भाषा को उत्कृष्ट करके। तो ऋग्वेद में वहाँ की भाषा का उल्लेख पटा हुआ है, एक दो नहीं हजारों वहाँ के शब्द मिलेंगे जो वहाँ के शब्दों के बिना ऋग्वेद को सही अर्थ में पढ़ ही नहीं सकते हैं, ना अंग्रेजी में ना संस्कृत से। संस्कृत बिल्कुल अलग है, यहाँ भाषा का अर्थ का अनर्थ कर गया। तमसा का अर्थ बताया ना आपको, अंधकार कर दिया गया है ही नहीं अंधकार। ऋग्वेद में यहाँ से वहाँ उठा करके मैं चुनौती देता हूँ किसी भी संस्कृत के विद्वान को कि ऋग्वेद में हमको तम का अर्थ वहाँ के सूक्तों के अनुसार अंधकार बताते हैं। कहा हम खुद पूजा करते हैं आर्य, हर एक माता बहन जाने या नहीं जाने कौन सा ऐसा दलित है, कौन सा ऐसा पिछड़ा हुआ है जो वो अपना भोजन जो पकाती हैं तो चूल्हे के अंदर पहला भोजन देती, गोबर से गाय के गौंत से चूल्हे में नहीं देती। तो ये सब धर्म है, इसी को धर्म मानते हैं सनातनी। ये जो प्रकृति पूजन है, जो प्राचीनतम है, जी, उन्हीं को सनातन धर्म कहा जाता है। इसको कहते हैं रीत धर्म, रीत निभाते हैं, यही धर्म है। तो फिर ये कैसे आ गया? वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में आया, और ये आगे का परिवर्तन है, ये आगे का परिवर्तन है। बहुत आगे का। एक बात आप जान लीजिए कि जितने हमारे यहाँ देवता हैं
एक भी आकाशीय नहीं है, हम्म। अंतरिक्ष से नहीं हुआ, स्वयंभू कोई भी नहीं है, सारे के सारे देवता हमारे पूर्वज हैं। सनातन का ये अर्थ है। जिन्होंने हम मानव जैसे हम सभ्यता हैं, आप हैं, इस तरह से वो भी थे। उन्होंने ऐसे कार्य किए जिसके कारण लोगों ने उसकी पूजा की। हमें सभ्यताएं सिखाई। जी, सिखाई नहीं, दुनिया भर में फैलाया भी ये चीज। तो अभी यहाँ जैसे आप रुपौली का कह रहे हैं, जी। तो रूप देश है, रुपौली जो है वो इलाके को, क्षेत्र को कहते हैं वो रुपौली। रूप जो इली, इली का अर्थ होता है इलाका, क्षेत्र। जैसे इलाका, ई ल का, यह क्षेत्र, तो वहाँ इलाका भी वहीं से निकला है सब, इली से। इली, इला, इलावट कहते हैं जैसे, कहाँ था वही है। रूप और रूपिन और सुपिन नदी के किनारे रूप देश, ये किस पर्वत? फतेह पर्वत, फतेह पर्वत। स्वर्गारोहणी हर की ढूंढ है, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। गूगल पर निकालिएगा, मिल जाएगा, रूपिन सुपिन डालिए, निकल जाएगा। हर की ढूंढ निकालिए, निकल जाएगा। फिर हम ठीक है, अब हम लोग आ रहे थे कि पूर्णिया का जो कैसे आया, कैसे आया वहाँ की रुपौली यहाँ कैसे? यहाँ स्थान का नाम हो गया। रुपौली ही नहीं हुआ, वहाँ तो रुपौली कह रहे हैं क्षेत्र को, रूप देश के क्षेत्र को रुपौली कह रहे हैं। यहाँ वही चीज रुपौली जगह का नाम हो गया। और इसके वाहक कौन हुए? जो अभी वहाँ बसे हुए हैं, वहाँ के लोग, गंगोता जी, जो गंगा के किनारे से यहाँ आए और साथ में वो नाव भी लेके आए और यहाँ रखा उसको। तो एक अकेला रुपौली नहीं लाया ना, कई नाव साथ लाया। सुपीन नदी से सुपौली भी यहाँ है। अब जाति का उद्भव कैसे हुआ? वहाँ क्या है अब भी? वहाँ अब भी ये 4 वर्ण नहीं है, ब्राह्मण, राजपूत और ये 2 ही है। वहाँ पूछेंगे कहाँ से तुम? खसिया की राड़, खसिया के राड़ जो शब्द हमारे यहाँ भी है, लेकिन उपयोग अर्थ हो रहे हैं। राड़ का मतलब यहाँ बदमाश हो जाता है। राड़ कहते हैं जो निर्दयी हो, हाँ, झगड़ा करता हो, बदमाश हो, उसको राड़ कहते हैं। वहाँ है, राड़ का मतलब है युद्ध करने वाला, लड़ाकू जी, और सब तरह का कला जानने वाला। युद्ध का कला, हथियार बनाने का कला, चमड़े का काम करने वाला, लोहा का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, बाजा बजाने वाला, जितने आर्टिसंस हैं सब वहाँ राड़ की गिनती में। और सब लड़ते हैं जाके वहाँ। बाजा बजाने वाला भी जाता है साथ में, लोहार भी जाता है, लोहा का वो बना अस्त्र बना के, चमड़े का ढाल बना के वो जाते हैं, वो बनाते हैं। तो जो अग्रणी थी उसको क्या बना दिया इन्होंने? यहाँ छोटी जात का बना दिया। क्लियर दिखा देंगे आपको। तो सुपीन और रुपीन से रुपौली और सुपौली बना। क्षेत्र को कहा जाता था, वहाँ स्थान का नाम नहीं, लेकिन यहाँ आकर के स्थान का नाम दिया गया। रुपौली जगह है ये खास। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि सुपौली भी मिली। रुपौली के अंदर ही एक पंचायत है। पंचायत है। अभी आपके मतलब मीडिया के इसमें देखा कि अरे यहाँ तो सुपौली भी पंचायत है, क्योंकि मैं अभी तक सुपौल जानता था कि सुपौल है वो। तो सुपौल इली के बाद इल आया है। पहले पुराना नाम है इली, और उसके बाद इल शब्द आया है, सुपौल, अल, सुप और अल, सुपौल। इली जो है, जहाँ पे आप देखिएगा इली, तो वो बहुत पुराना है। जैसे इटली को कहते हैं, इटली। इट मतलब होता है ईट, जिसको आप ईट कहते हैं, उसका छोटे छोटे ईट जिससे घर बनाते हैं, वो इटली देश बना। ये पूरी दुनिया में है। यहाँ भी वो सब डिवीजन है, पुरोला एक जगह है, पुरोला यहाँ
फिनलैंड में 8 हाथ का परोला है। परोरा जो बोलते हैं। जी, परोला नहीं, पुरोला। पुरोला जी। फिनलैंड में। हाँ, यहाँ ये उत्तरकाशी का सब डिवीजन है। फिनलैंड में नाम है, दुनिया भर में फैला हुआ है। हम तो आपको सिर्फ रुपोली का एक छोटा सा हिस्सा बता रहे हैं अपने रिसर्च। ये तो भाषाओं का खेल है। जी, और भाषा प्रमाणिक होता है, इसको कोई न डूब सकता है न मार सकता है। ये ध्वनि जो है आपके मुंह से निकलेगी, आप सोचते हैं ये हम बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, इतिहास से चला हुआ चीज़ आप बोल रहे हैं। आपकी बोली बताती है कि आपका घर कहाँ है। बोली से पहचान लीजिएगा बिहारी, ये पंजाबी है। उसी तरह हम अब जब अध्ययन करते हैं तो पहचान, अरे ये तो अमेरिका का भाषा है। अब जैसे हम अपने क्षेत्र में बोलते हैं भिनसरे, बोले बोल, अब वहाँ बोल रहा है लोग, हम सुन रहे हैं पहाड़ में, और एक ने बहुत लोग भिनसरे, बिसरी, बिसरना, बिसरी मार भूल गए, मैक, मायका, ये अंगिका भाषा है। ये वहाँ की भी भाषा यही है। और ला दिया हमने शर्म के मारे, वहाँ भी है यहाँ भी है। इसीलिए आप कहें कि वहाँ की भाषा जो है और अंगिका की भाषा मिलती है, और यही अध्ययन जो जोड़ देगा इससे तो ऋग्वेद समझ पाएगा, तब भी समझ पाएगा। संस्कृत पढ़ के न दुनिया समझ पाई है न समझेगी। अंगिका को अपना ना, कबीर ने क्या कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। वही बात है। संस्कृत से लाख कोशिश कर लीजिए, उन्हें कहे भाषा उलट गया, कृत्रिम भाषा बन गया। प्रेम वाली भाषा नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक भाषा नहीं है। ये प्राकृतिक भाषा हम अंगिका बोलते हैं और वहाँ की भाषा है। अब देखिए यहाँ जगह कितना मिलता है। नहीं, जब भाषा की बात की बाबा, तो एक बात है कि अंगिका जब इतना महत्वपूर्ण है, फिर अंगिका को के साथ ही द्वयम दर्जे का रहा हमेशा लोगों ये का। संस्कृत के बच्चों से चलता है। संस्कृत की तारीफ करें, उसी की तो भाषा बनाए कि राज्य की भाषा है, राजा की भाषा है, पब्लिक की भाषा है कहाँ? ये है पब्लिक की भाषा जी, जनता की भाषा है, आम जनमानस की। जी, वो तो राजा की भाषा है। और सब लोग मिलके वहाँ बैठे हुए हैं, वो डफली बजा रहे हैं, संस्कृत है, संस्कृत है। अब अंग्रेजी में बोल के कोई अंग्रेज धौंस जमाता था, आजकल ये लोग संस्कृत में बोल के धौंस जमा रहे हैं।